बिल्कुल बिल्कुल राइट। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एंड देन ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। ओके। डे वन के एक्सेल में हमने समथिंग कुछ इस तरीके से बनाया था, राइट। ठीक है, और मैं यहाँ पर इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ एंड शीट 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं पेस्ट एज वैल्यू कर लूंगा। पेस्ट एज वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, मुझे खाली वैल्यू वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है ना, लाइक दिस। इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे एंड अभी बहुत ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, इतने इन्फॉर्मेशन को कट कर देते हैं, इतने की अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। रिमार्क्स को भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इस पूरे को सिलेक्ट करके टेबल में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट बताया था मैंने, ऑल्ट एच, ए सी से सेंटर हो जाएगा, ऑल्ट एच ए बी से, ऑल्ट एच बी ए से हमारा बॉर्डर आ जाएगा, ऑल्ट एच बी ए, ठीक है। और ऑल्ट एच ए सी से सेंटर लाइन हो जाएगा, ऑल्ट एच ए सी से सेंटर लाइन हो जाएगा, और कोई भी ऑल्ट प्रेस करके आप इसका देख सकते हैं। अगर मुझे ऑटो फिट करना है तो ऑल्दो हमारा ऑटो फिट का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, राइट। यहाँ पर जाकर के हमारा देखिए ऑटो फिट आ रहा है ना, कॉलम विड्थ इधर फॉर्मेट में। लेकिन अगर मुझे शॉर्टकट से करना है तो मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो ऑल्ट राइट, देन उसके बाद एच, और ऑटो फिट के लिए मुझे क्या प्रेस करना है, ओ, एंड देन उसके बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ के लिए मुझे आई। देखिए मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मेरा फिट हो गया, राइट। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो स्टूडेंट नेम पहले ऐसे था और अभी ऐसे हो गया, ठीक है, राइट। तो कुछ इस तरीके से मर्ज सेंटर भी हम कर सकते हैं, तो शॉर्टकट आप कोई भी यूज करना चाहें आप वो यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉपिक चल रहा था, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था, बार चार्ट, बार डेटा बार्स तक हो गया था, और ये बता दिए थे ये वाले, ये सारे हो गए थे, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये वाला अभी नहीं हुआ था, ठीक है। डेटा बार्स बता दिए थे, राइट, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अभी फिलहाल मैं वो बता देता हूँ, राइट। एक तो आपका ये डाउट डिस्कस कर लेते हैं, एंड दूसरा जो हमारा टॉपिक है आज का वो रहेगा हमारा रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड देन इस रेफरेंसेस के बाद हम यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, एंड लॉजिकल फंक्शन में हम इफ के बारे में, एंड के बारे में, और के बारे में, और देखेंगे अगर टाइम बचता है तो नेस्टेड इफ के बारे में, ठीक है। नहीं नहीं, ये रेफरेंसेस में अलग अलग टॉपिक है, ये जस्ट अभी मैंने टॉपिक के नाम लिखे हैं, ठीक है, ओके। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको पता है कि अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूं, इस पूरे पे मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, मुझे टॉप 10 आइटम को हाईलाइट करना है, ऑल्दो मेरे पास टॉप 10 आइटम अभी नहीं है, तो मैं यहाँ पर आकर के टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 आइटम्स को यहाँ से हाईलाइट कर सकता हूँ। टॉप 1 को करूंगा तो ये टॉप 1 मुझे यहाँ से रिटर्न कर देगा, टॉप 3 करेंगे तो ये टॉप 3 आइटम्स को रिटर्न कर देगा। कलर चेंज करना मैंने आई थिंक ऑलरेडी सिखा रखा है, ठीक है। आप कस्टम फॉर्मेट पे जा करके यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, और इस फिल पे जा करके आप अपने सेल का कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। तो देखिए वो ब्लू कलर में और आपका येलोइश कलर में आपको फिल होकर के आ गया, लाइक दिस, ठीक है। सेम एज इट इज, जैसे आपका टॉप काम कर रहा है ना, वह यहाँ पर ये आपका बॉटम वाला भी काम करेगा, बॉटम 10 आइटम्स। जैसे हमने टॉप फाइंड किया वैसे हमारा बॉटम 10 आइटम्स भी, राइट। अब आ जाते हैं टॉप 10% क्या है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे सेल्स है, राइट, लाइक दिस। ये बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर सेल्स वैल्यू है ना। अब इन सारे सेल्स वैल्यू में मुझे अगर टॉप 10 सेल्स वैल्यूज को चेक करना है कि टॉप 10% में कौन कौन से सेल्स आते हैं, ठीक है। तो उस केस में पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, टॉप 10% पे सिलेक्ट कर लेंगे, और पूरे ओवरऑल सेल्स में टॉप 10, अकेला टॉप 10 कंट्रीब्यूट कौन है, अकेला यही है आपका हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर। ऐसे ही टॉप टॉप 50 कंट्रीब्यूटर्स अगर आप चेक करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टॉक के डेटा को एनालाइज करना है मुझे, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मार्केट आज अगर अप है तो उसमें टॉप 50 अप की तरफ कंट्रीब्यूटर्स कौन है, राइट। ओके कर देंगे तो ये मुझे बता रहा है टॉप 50 में आपकी तरफ इतने। इट मींस ये नहीं है कि ये आपके टॉप 50 तो ये 5 डेटा होंगे, नहीं, ये उस चीज को शो नहीं कर रहा है। ये टॉप 50 पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर यानी ज्यादा वैल्यू को शो कर रहा है। तो यहाँ देखिए आपका 6755, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
सातवां, और इसके बाद आपके कुछ ये वैल्यूज भी शो कर रहा है। तो ये टोटल कितने हैं? टॉप 50 कंट्रीब्यूटर। सेम एज इट इज आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, आप यहाँ पर जैसे टॉप 10% है वैसे ही आप यहाँ पर बॉटम 10 या बॉटम, मैं कह सकता हूँ बॉटम 40% मुझे बता दो, और इसको आप फिल कर लो यहाँ पर ग्रीन से, राइट, लाइक दिस। सो ये मेरे बॉटम के 40% वैल्यूज हैं, लाइक पीछे से 40% बॉटम के वैल्यूज को शो कर रहा है। इजी है यहाँ पर ये, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, यहाँ पर अब देखिए जब मैं इस पूरे इंग्लिश के मार्क्स को सभी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता हूं तो आई विल गेट सम एवरेज वैल्यू विच इज 58.6, राइट। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको इधर, तो 58.6। अब यू नो दैट ना कि 58.6 इज योर एवरेज मार्क्स पूरे इंग्लिश में जितने बंदों ने स्कोर किया। इससे ऊपर कौन है, एवरेज से ऊपर लाने वाले बंदे कौन कौन है, तो अब एवरेज, तो 58.6 से जो जो ऊपर होगा ना तो देखिए हाईलाइट हो जाएगा, राइट, लाइक दिस। अगर आप बिलो एवरेज हाईलाइट करना चाहते हैं तो अगेन इस वाले पे आइए, बिलो एवरेज पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपको बिलो एवरेज को रिटर्न कर देगा, लाइक दिस, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, ग्रीन कलर ले लेते हैं, लाइक दिस। तो ये सारे आपके बिलो एवरेज हैं। यू नो दैट कि एवरेज का वैल्यू 58.6, तो जो 58.6 से नीचे गया वो बिलो एवरेज। अब मान लेते हैं इसको मैं 59 पॉइंट कर दे, ये 59 कर देता हूं, तो ये मेरा अबव एवरेज है, तो ये रेड में हाईलाइट हो जाएगा। 58.6 मेरा क्या था, अच्छा अब ये रेड में हाईलाइट हुआ नहीं, कारण सोचिए, क्योंकि विनय भाई जब आप 15 नहीं 0.6 वाली बात नहीं है, जब आप इसे 59 कर रहे हैं तो इसका पूरा एवरेज भी तो बदल रहा है, 2 हो चुका है अब, है ना। तो ये मीन्स नहीं है कि यहाँ पर आपका वैल्यू चेंज करने पे वो प्रीवियस एवरेज ही उठाएगा, एवरेज भी तो वेरी कर रहा है ना इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसे 89 करता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ तो एवरेज कितना है 65.2, तो अब वो 89 था तो वो देखिए ऑटोमेटिकली रेड में हाईलाइट हो गया, तो ये मेरा अबव एवरेज और बिलो एवरेज, राइट। सेम एज इट इज मेरे पास ये डेटा बार्स है, डेटा बार्स तो ईजी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मुझे हाईएस्ट बार टू लोएस्ट बार चेक करना है कि कौन कौन है मेरे पास अवेलेबल, तो इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेटा बार्स में जाएंगे, और ये मेरे ग्रेडियंट फिल होते हैं, मतलब एक ही कलर के ग्रेडियंट्स होंगे, देख रहे हैं, थोड़ा सा शेड एरिया में होगा, और ये मेरे वही सॉलिड फिल है। अगर ग्रेडियंट में चाहिए तो ये यूज कर सकता हूँ, सॉलिड में चाहिए तो ये यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे कॉल कर लिया यहाँ पर इस वाले को, तो हाईएस्ट वैल्यू 85 था ना, तो वो पूरा बार फिल कर देगा, लोवेस्ट 33 था तो वो पूरे बार को सबसे लोएस्ट पे शो करेगा। इफ यू वांट कि मुझे बार वैल्यू दिखाना है मुझे, लेकिन वैल्यू नहीं दिखाना उसके अंदर का, तो व्हाट यू विल डू, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, डेटा बार्स पे जाएंगे, एंड कोई वैल्यू सिलेक्ट नहीं करेंगे इस बार, यू विल गो टू दिस मोर रूल्स पे, और मोर रूल्स पे जाने पे आप जस्ट इस पे क्लिक कर देंगे, विच वन, शो बार ओनली पे, राइट। और जैसे ही ओके करेंगे ना, अब ये खाली आपको बार्स दिखाएगा, राइट, अब आपको वैल्यूज नहीं दिखा रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, सेम एज इट इज। अच्छा इसी में डाउट था, इसमें डाउट किस चीज में था, हाँ, वो थोड़ी मतलब कंडीशन फॉर्मेटिंग में ये लगे कि जो डेटा है उसके बीच में कंडीशन कैसे कैसे करती है, ये ठीक है। अभी क्लियर है, ठीक है, ओके। साइंस के मार्क्स को सिलेक्ट किया यहाँ पर, सेम एज इट इज, जैसे मेरे पास डेटा बार्स है ना, सेम एज इट इज मेरे पास कलर स्केल्स भी है। आई थिंक ये भी बता दिया था मैंने, कलर स्केल्स भी, ठीक है। कलर स्केल्स में हमारा क्या होता है, आप इस पे होवर करोगे ये बताएगा ग्रीन टू रेड का स्केल है, तो ग्रीन हाईएस्ट है, रेड आपका लोवेस्ट है। इस पे सिलेक्ट करोगे तो देखिए ग्रीन हाईएस्ट की तरफ है और रेड आपका लोवेस्ट की तरफ, और ग्रीन टू रेड का कॉम्बिनेशन है तो बीच में येलो होता हुआ जा रहा है, तो वो येलो, ऑरेंज, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, वो ऐसे वैल्यूज आपके आते रहेंगे। ये बात क्लियर है, ठीक है। टोटल लाने के लिए मैंने कौन सा फंक्शन यूज कर लिया, सम को कॉल कर लिया, यहां से पूरे को सिलेक्ट कर लिया, देन मैंने डबल क्लिक कर दिया प्लस पे तो वो ऑटोमेटिकली आ गया मेरा, राइट। अभी ज्वाइन तो हुआ नहीं है ना, ठीक है, वो पिक नहीं किया था ना मैसेज, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, जैसे सेम मेरे पास कलर स्केल्स है, सेम आई कैन यूज दिस आइकन सेट, राइट। अब जैसे 3 एरोज हैं तो यू नो डैट ना 3 एरोज का मतलब है 33, 33 और 33% पे डिवाइड करेगा, ठीक है। देखिए अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे अगर मैं 4 एरोज को लेता हूं तो ये कितने कितने पार्ट पे डिवाइड कर रहा है डेटा को, 25, 25, 25, 25, मतलब जो 25% से, ये जो हम ऊपर यूज कर रहे थे, ये जो 25% से ऊपर हैं, ठीक है, उनको ग्रीन ले लो, जो 25 से इसके बीच में है 50 पे उसको ये ले लो, जो 50 से 75 है उसको ये ले लो, जो 75 से भी नीचे है वो ये ले लो, या रिवर्स बोल दो इसी को, है ना। इस वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, अब हमें कैसे पता लगेगा क्या वैल्यू लिया इसने, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैनेज रूल्स पे जाएंगे, और मैनेज रूल्स पे हमने ये देखिए 4 वाला लिया था ना, ये रहा,
इसके एडिट रोल पे जाएंगे, इट विल गिव यू द फॉर्मूला कि इसने क्या अप्लाई किया हुआ है। बताइए, हमने यही पढ़ा अभी कि जब 75 से ऊपर होगा तो क्या बोल देगा, ग्रीन से हाईलाइट कर। देखिए हाँ, यहाँ पर इस पे मैंने अप्लाई कर रखा है, मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहा है। अगेन उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, मैनेज रूल्स पे, और यहाँ पर जिस रूल को मैनेज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसे मैनेज करना है या इसे मैनेज करना है, इसे मैनेज करना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे एडिट रूल पे, इट विल गिव यू द कंप्लीट फॉर्मूला कि क्या इसने बना रखा है। ग्रीन कब आएगा, जब कोई भी डेटा 75% से ऊपर होगा तो वो ग्रीन आएगा। ये वाला येलो कब आएगा, जब वो 75 और 50 के बीच में होगा। ये वाला कब, जब 50 और 25 के बीच में। और ये कब, जब 25 से कम होगा। बस आप ये ना यूज करके, अगर आपका मन है कि कोई और यूज करना तो आप वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर रूल्स पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है कि मुझे इसी फॉर्मेट को क्लियर करना है या पूरे शीट में जितने फॉर्मेट है सभी को क्लियर करना है। अभी फिलहाल मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। ये पूरा रूल्स क्लियर हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, आइकन्स पे गए, इंस्टेड ऑफ दिस एरोस मैं ये टावर नेटवर्क यूज कर सकता हूँ, ये पाई यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर ये वाला अप्रोच यूज कर सकता हूँ, स्क्वायर बॉक्स वाला स्टार यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, लाइक दिस है ना। फ्लैग्स यूज कर सकता हूँ, राइट क्रॉस रॉन्ग ऐसे यूज कर सकता हूँ। जो आपको ठीक लग रहा है ना, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज को पिक कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यूज कर लिया तो इसके अकॉर्डिंग मुझे शो कर देगा। यस या नो, सही है। ओके, अगेन मैनेज रूल्स पे गया, एडिट रूल्स पे गया। व्हाट आई कैन डू कि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, जैसे शो बार ऑनली था ना, वैसे ही मेरे पास क्या है, शो आइकन ऑनली। इस पे क्लिक करेंगे तो अब मेरे को क्या दिखाएगा, बस आइकन्स दिखाएगा, देखिए, है ना, राइट। हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया तो कुछ इस तरीके से मेरे पास, अभी मैं कंट्रोल Z से बैक आ जाता हूँ वापस से, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग था, इजी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, रेफरेंसेस। देखिए, जब हम एक्सेल पे काम करते हैं ना, तो एक्सेल में जो जिस भी हम सेल पे क्लिक करते हैं वो सारे टॉपिक हमारे रेफरेंसेस के ही पार्ट होते हैं। जैसे इस सेल को मैंने क्लिक किया, ये सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सेल का एड्रेस क्या है, एच कॉलम पे रो नंबर 4 पे, यही है। जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए मुझे एड्रेस क्या रिटर्न कर रही है, H4, राइट। कहीं पर भी आप यहाँ पर पूरे एक्सेल शीट में कहीं पर भी हो तो ये किसी ना किसी रेफरेंस पर होगा, W का 112, राइट। इससे आपको पता लगेगा ना कि कोऑर्डिनेट क्या चल रहा है आपका, राइट। उसी के अकॉर्डिंग वर्क हो पाएगा, राइट। जो डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर बनाया होगा तो कहीं ना कहीं इस रेफरेंसेस को यूज करके बनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास रेफरेंसेस है वो मेरे पास 5 तरीके के हैं। लेट मी चेक। सबसे पहला हमारे पास है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसेस। क्या कहते हैं, दूसरा है हमारे पास एब्सोल्यूट, तीसरा है हमारे पास मिक्स्ड, चौथा है हमारे पास सर्कुलर, एंड पांचवा है हमारे पास 3D। तो कितने तरीके के रेफरेंसेस है हमारे पास, 5 तरीके के रेफरेंसेस है, राइट। रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस, सर्कुलर रेफरेंस एंड 3D रेफरेंस। और आई थिंक ये क्लियर होगा, यस या नो, ठीक है। नाउ सी वन थिंग कि इसमें हमें वन बाय वन सारे रेफरेंसेस को पढ़ना है, ठीक है। रिलेटिव रेफरेंस से स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कि रिलेटिवली रेफरेंस वेरी कर रहा है मेरा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं एक डेटा लेकर के चलता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट के नेम है, ठीक है, उसका मेरे पास सेल्स है, और मेरे को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट है और मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। यू नो दैट ना, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेल्स माइनस प्रॉफिट, ठीक है। प्रोडक्ट नेम है ABCD, ठीक है। सेल्स कुछ रैंडम वैल्यूज है मेरे पास और प्रॉफिट भी कुछ रैंडम वैल्यूज है मेरे पास, राइट, लाइक दिस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वेरी कर लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है, अब सही है, ओके। सो अब आपको ये बताना है कि बेस्ड ऑन दिस सेल्स और प्रॉफिट आपके पास डेटा अवेलेबल है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। इसको आप कंट्रोल A से सिलेक्ट करोगे ना तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेगा। व्हाट यू विल डू, ऑल्ट एच BA, हमने सीखा हुआ है ना। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, इस सेल्स में से इस प्रॉफिट को माइनस करना है। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू लिखूंगा और मैं बोलूंगा सेल्स में से माइनस कर दो, किसे, प्रॉफिट को। जैसे ही मैं किसी सेल को सिलेक्ट करता हूं, देखिए इज इक्वल्स टू, इस सेल को सिलेक्ट करता हूं तो ये हाईलाइट हो जाता है, एक कर्सर यहाँ पर ये ऐसे रोटेट हो रहा होता है इधर, है ना। देन उसके बाद मैंने माइनस लगाया और बोला इसको माइनस कर दो। यहाँ पर कलर भी हाईलाइट करता है, ब्लू कलर इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो सेल्स माइनस प्रॉफिट मेरे को क्या वैल्यू आ गया यहाँ पर,
कॉस्ट प्राइस आ गया। अब नाउ सी वन थिंग, इस फॉर्मूला पे मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये बता रहा है कि इस वाले सेल की वैल्यू इसको माइनस करके निकली है, ठीक है। व्हाट यू विल डू, क्या आप ये फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई करेंगे, क्या ये फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई करेंगे या यहां पर भी अप्लाई करेंगे? नहीं, यू विल डू कि इसको डबल क्लिक करके या ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, यही काम करेंगे। एंड नाउ थिंग इज कि जैसे ही आपने ड्रैग किया, डबल क्लिक किया ना, इट विल चेंज देयर फॉर्मूला रिलेटिवली, राइट। इसने रिलेटिवली क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ऊपर वाला इन दोनों को यूज करके कैलकुलेट कर रहा था, तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली एक सेल रिलेटिव रेफरेंस पे डाउन आ गया। एक सेल क्या हो गया, रिलेटिव रेफरेंस पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डाउन हो गया। मतलब अब ये वाला जो फॉर्मूला कैलकुलेट हो रहा है, दिस वन माइनस दिस वन, यस या नो? ये वाला फॉर्मूला किससे कैलकुलेट हो रहा है, दिस वन माइनस दिस वन, है कि नहीं? बताइए, ये वाला किससे कैलकुलेट हो रहा है, ये वाला माने वैल्यू माइनस ये वाला वैल्यू, राइट। मतलब एक एक रेफरेंस, एक एक रेफरेंस रिलेटिवली क्या हो गया, डाउन हो गया मेरा, यस या नो? बताइए, कुछ पूछना है इसमें? ये क्लियर है, पक्का? ठीक है। अब देखिए दूसरे तरीके से इसे देखिए, जैसे यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है सेल्स, यहां मैंने लिखा हुआ है प्रॉफिट, और यहां मैंने लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस। इस बार डेटा कुछ ऐसे अवेलेबल है, लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से डेटा हमारे पास अवेलेबल है। एंड नाउ दिस टाइम यू डोंट वांट कि फॉर्मूला पहले ऐसे ड्रैग हुआ था, अब इस टाइम क्या होगा बताओ? ऑल्ट एच बी ए। इस टाइम ये होगा कि मैं सेल्स में से प्रॉफिट को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ये आंसर आ गया मेरे पास। नाउ दिस टाइम आई डोंट वांट टू ड्रॉ फॉर्मूला लाइक दिस, इस टाइम मुझे फॉर्मूला ऐसे लेकर के चलना है, राइट में लेके चलना है। तो इस वाले का वैल्यू ये माइनस ये कैलकुलेट हो गया था, सेम एज इट इज इस वाले का वैल्यू ये माइनस ये कैलकुलेट हो गया, सेम इसके साथ ये, इसके साथ ये, एंड सो एज इट इज, यस या नो? तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा रेफरेंस कहलाया, ये क्या कहलाया मेरा, बताइए? ये सारा रेफरेंस मेरा कहला है रिलेटिव रेफरेंस। बताइए, इसमें कुछ पूछना है आपको? है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस क्या कहता है कि एक फॉर्मूला अगर लेफ्ट साइड मूव हो रहा है तो बाकी उसके रेफरेंसेस भी कैसे मूव होंगे, लेफ्ट। अगर राइट साइड मूव हो रहा है तो राइट में मूव होंगे। अगर टॉप मूव हो रहा है तो टॉप तरफ, बॉटम मूव हो रहा है तो बॉटम, मतलब पूरा फॉर्मूला साथ में मूव करेगा। तो ये मेरा कौन सा रेफरेंस कहलाता है, रिलेटिव रेफरेंस। यहां तक क्लियर है? ठीक है, गुड। अगला हमारा रेफरेंस आता है, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब यहां पर इस रेफरेंस को अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है ये। ठीक, आगे बढ़े। एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट का मतलब है फिक्स कर देना, एब्सोल्यूट का मतलब है फिक्स कर देना या फ्रीज कर देना, ठीक है। इसे फिक्स भी बोलते हैं, फ्रीज भी बोलते हैं। फिक्स करने का मतलब है कि अब अगर मैं फॉर्मूला को लेफ्ट राइट या टॉप डाउन मूव करूं तो वो मूव ना हो, वो फॉर्मूला फिक्स हो जाए, फॉर्मूला क्या हो जाए मेरा, फिक्स हो जाए। तो फिक्स हम तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है रो तरफ, रो साइड में फिक्स हो जाए, दूसरा होता है कॉलम साइड में फिक्स हो जाए, और तीसरा होता है बोथ फिक्स हो जाए। मतलब अगर मैं रो रो साइड मूव कर रहा हूं लाइक दिस, ऐसे, तो वो फॉर्मूला मूव ना हो। अगर मैं कॉलम साइड मूव कर रहा हूं ऐसे, तो वो फॉर्मूला मूव ना हो। और एक है मेरे पास दोनों फिक्स कर देना, बोथ मतलब रो को भी फिक्स कर देना और कॉलम को भी फिक्स कर देना। रो स्लैश कॉलम मेरा यहां पर क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये बात क्लियर है? बताइए यस या नो? यहां तक क्लियर है ना? ठीक है। अब देखिए काम कैसे करेगा। यहां पर अगेन सेम डेटा मैंने कॉल किया, सेल्स और प्रॉफिट का, राइट। और अब मैं कह रहा हूं आपको एक काम करना है, ये प्रॉफिट बंदे ने कमाया, ठीक है, राइट। अब आपको क्या करना है, ये जितना भी सेल्स है, जितना भी सेल्स है, इसमें आपको ना प्रॉफिट कैलकुलेट करना से पहले एक काम करिए, यहां पर आप जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया या ठीक है प्रॉफिट रहने दो, जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट कह रही है कि भाई मुझे 18% जीएसटी दे दो। जितना भी आपने प्रॉफिट पे, ठीक है, प्रॉफिट पे क्या दे दो मुझे, 18% का जीएसटी दे दो। ये बात क्लियर है? अब ध्यान से देखना, यहां पर मैंने एक जीएसटी नाम से एक सेल बना लिया, और गवर्नमेंट कितना परसेंट मेरे से मांग रही है डेटा, 18% मेरे से जीएसटी मांग रही है, ठीक, ओके। नाउ सी वन थिंग, यहां पर अब मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट का कितना जीएसटी टैक्स कलेक्ट होगा, जीएसटी टैक्स उसको कितना जा रहा है, इस 2 का 18% निकालेंगे हम, सेम एज इट इज 35 का भी क्या निकालेंगे, 18%। थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा कर लेते हैं अब, ठीक है, राइट। अब 23 का प्रॉफिट हुआ, इसका जीएसटी 18% जो वैल्यू आएगा गवर्नमेंट पे टैक्स चले जाएगा। अब ध्यान से समझना है यहाँ पर,
मैं बोलूंगा इज इक्वल्स टू इस 23 का 18% निकालना है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, क्या बोला मैंने, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, एंटर प्रेस करेंगे तो ये मुझे 18% पता लग गया कि अगर 23 का प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स गया उसमें से 4.14 रुपीज का। कोई डाउट तो नहीं इसमें। लेकिन ये बात आप जानते हो कि ये फॉर्मूला, ये जो आंसर कैलकुलेट हो रहा है वो दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल से हो रहा है। अब जैसे ही आप इस फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो एक एक चीज ड्रैग हो जाएगी। ये वाला किससे कैलकुलेट हो रहा है, इससे और इससे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये वाला इससे और इससे कैलकुलेट होगा। देखिए ये ड्रैग हो गया कि नहीं हो गया, नीचे हो गया ना वो भी, क्योंकि रिलेटिवली मूव कर रहा है सारी चीजें। यस या नो। ये वाला किससे कैलकुलेट हो रहा है, ये सेल और इस वाले सेल से। आप ये क्या चाहोगे कि ये तो मूव होता रहे लेकिन ये वाला क्या हो जाए, मेरा फिक्स हो जाए। ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना हमें। तो कहीं ना कहीं जब हमें ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम बोलेंगे कि इस वाले सेल को क्या कर लो, फिक्स कर लो। ये मूव नहीं होना चाहिए, ये क्या नहीं होना चाहिए, मूव नहीं होना चाहिए, इसे फिक्स कर लो। तो फिक्स में सबसे पहले हम सीख रहे हैं बोथ फिक्स। क्या सीख रहे हैं, बोथ फिक्स। बोथ फिक्स का मतलब है ना तो वो रो तरफ मूव हो और ना ही वो कॉलम तरफ मूव हो। देखिए अगर मेरे पास एड्रेस लिखा हुआ है H27, इसका क्या एड्रेस है इस वाले सेल का जिसपे अभी हूं मैं, F27। अगर इसे मुझे फिक्स करना है, बोथ फिक्स करना है, तो एफ से पहले डॉलर लगा देंगे और 27 से पहले भी क्या लगा देंगे, डॉलर लगा देंगे। अगर कुछ इस तरीके से मैंने डॉलर लगा दिया तो इसका मतलब है मैंने बोथ फिक्स कर दिया। बोथ फिक्स का मतलब है एफ को भी फिक्स कर दिया और 27 को भी फिक्स कर दिया। एफ मतलब कॉलम को भी फिक्स कर दिया और 27 मतलब रो को भी फिक्स कर दिया। तो मैंने क्या लगा लिया इसके आगे, डॉलर। लेकिन ये डॉलर मैनुअली नहीं लगाएंगे, उसके लिए एक हमारे पास फंक्शन की है। ठीक है, डॉलर लगाने के लिए हम यूज करेंगे F4 का। किसका यूज करेंगे, F4 फंक्शन की का। किसका यूज करेंगे, F4 फंक्शन की का। F4 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो वो मेरा डॉलर लग जाएगा। देखिए कैसे, इज इक्वल्स टू, मैं कह रहा इस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है किससे, इस 18% से। लेकिन ये 18% फिक्स हो जाना चाहिए। तो मैंने F4 प्रेस किया, लेकिन F4 कभी कभी डायरेक्टली प्रेस होता नहीं है, तो कभी कभी हमें फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करना पड़ता है। इसे प्रेस करेंगे तो देखिए क्या लग गया दोनों में, हाँ फंक्शन की के साथ F4 है ना, डॉलर लग गया मेरा, राइट। और जैसे ही डॉलर लग गया इसका मतलब वो क्या हो गया कि अब ये वाला सेल मूव नहीं होगा, ये वाला सेल अब मेरा मूव नहीं होगा। एंटर प्रेस करेंगे, अब इसको मैं जैसे ही नीचे लेकर के आऊंगा तो अब ये किससे कैलकुलेट हो रहा है, देखिए ये वाला सेल मल्टीप्लाई ये वाला सेल। अब ये रेड मूव हो रहा है क्या नीचे की तरफ, नहीं हो रहा ना मूव। अब मैं इसे फॉर्मूले को मैं नीचे लेकर के आऊंगा तो देखिए 56 मल्टीप्लाई 18%, यहाँ पर भी वही है। और इसे मैं और नीचे लेकर के आऊंगा तो यहाँ पर देखिए 67 मल्टीप्लाई 18%। मतलब अब मैं कितना भी नीचे लेके जाऊं तो अब ये 18% नीचे आने वाला नहीं है, क्योंकि इस 18% को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। बताओ क्या पूछना है इसमें, फोन आ रहा है क्या, आई थिंक बताइए, कुछ पूछना है इसमें। हाँ ये लिख लेना, बाकी रिकॉर्डिंग में तो ऑल सारा क्लियर होगा। रिकॉर्डिंग देखते हैं आप 2x पे देख लिया करना। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक, चलिए ओके बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमने कौन सा फिक्स समझा, बोथ फिक्स समझा। अब एफ को कहते हैं कॉलम और 27 को कहते हैं, एफ इज योर कॉलम और 27 इज योर रो, है ना। अगर मुझे अब अगर रो को फिक्स करना है तो किसके आगे डॉलर लगा होना चाहिए, नहीं एफ तो कॉलम है, किसके आगे लगा होना चाहिए, रो को। अगर रो को फिक्स करना है तो 27 मतलब नंबर के आगे डॉलर लगा होना चाहिए। तो इससे क्या फिक्स हो जाएगा मेरा, रो फिक्स हो जाए। ये समझ आया, देखिए एफ के आगे डॉलर लगा है पहले, आगे मतलब पहले, एफ से पहले डॉलर लगा और 27 से भी पहले डॉलर लगा, इसका मतलब दोनों फिक्स हो गया। अगर एफ के पहले डॉलर नहीं लगा, बस 27 के पहले डॉलर लगा, इसका मतलब रो के आगे डॉलर लगा, इसका मतलब रो फिक्स है। ठीक है, अब इसमें डॉलर एफ और जस्ट 27 लगा, इसका मतलब कॉलम फिक्स है मेरा। ठीक है, और अगर दोनों के आगे लगा है तो मतलब दोनों फिक्स है। ठीक है, इजी है ये। चलिए अब देखिए रो फिक्स और कॉलम फिक्स का भी एग्जांपल देख लेते हैं एक एक। ठीक,
ठीक है, अब ये यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर ये मेरे कुछ सेल्स हैं। हम्म, यहाँ पर ये मेरे कुछ सेल्स हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट ने बोला कि जरा चेक करो, आप एक ये डेटा टैली बना रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट को 18% टैक्स, ये अगर मैं 5% टैक्स देता हूँ तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 10% टैक्स देता हूँ तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 15% टैक्स देता हूँ तो कितना पे करना पड़ेगा, या 20% टैक्स देता हूँ तो कितना पे करना पड़ेगा। आपने ये चार अपने पॉसिबल केसेस बना लिए, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ध्यान से देखना इधर कि अब आप क्या चाहोगे यहाँ पर, बताइए। मैं यहाँ पर ये चाहूंगा कि ये मल्टीप्लाई हो जाए इससे, ये मल्टीप्लाई हो जाए इससे, ये मल्टीप्लाई हो जाए इससे, और ये मल्टीप्लाई हो जाए इससे। ये बात क्लियर है ना? क्या मल्टीप्लाई हो जाए, ये मल्टीप्लाई हो जाए इससे, ये मल्टीप्लाई, तो ये तो मेरा रिलेटिव का हो गया, जैसे ही इस फॉर्मूला को आगे लेके चलूंगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते रहेंगे। ये बात क्लियर है? लेकिन ध्यान से देखना, यहां पर सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई आप पे काम करो, आपको करना क्या है कि अभी ना इजी करने के लिए अभी मैंने बोल दिया कि एक ही सिनेरियो, वो क्या है आपका 5% का सिनेरियो। अब ध्यान से देखना, इधर मैं बोल रहा हूं कि इज इक्वल्स टू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, 5% से, कि अगर 5% का टैक्स लगता है तो। अब इस फॉर्मूला को मैं कैसे मूव करना चाहूंगा विनय भाई, विनय नाम है ना आपका? हाँ हाँ, इसको मैं कैसे मूव करना चाहूंगा, ऐसे मूव करना चाहूंगा, ये ब्लू वाला एरिया, ये ऐसे, इस फॉर्मूला को मैं ऐसे ड्रैग करना चाहूंगा ना। जब इसे मैं ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये क्या होगा, रिलेटिवली सारी चीजें ड्रैग हो जाएंगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आप ये क्या चाहोगे कि ये रो में, ये कॉलम में चेंज ना हो, मतलब ये हम ये बोथ फिक्स से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अभी ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं कि इसको जब मैं आगे लेकर के आऊं तो ये वाला सेल आगे नहीं जाना चाहिए, ये कहां जा रहा है, देखिए आई कॉलम हट के क्या बन जा रहा है, वो जे बन जा रहा है। और यही फॉर्मूला जब मैं आगे ले जा रहा हूं तो वो आई से हट के क्या बन जा रहा है, मतलब आप ये नहीं चाहोगे कि वो आई से जे बन जाए, आई से के बन जाए, मतलब आप किसे फिक्स कर रहे हो, आई को फिक्स करना है। मैं किसे फिक्स कर रहा हूं, आई को। तो यहां पर मैं बोल दूंगा कि आप जरूरी नहीं है बोथ फिक्स से ये काम करो, आपने बोला इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, इससे, और इसमें क्या फिक्स करना, आई को। तो आई को फिक्स करने के लिए मैं फंक्शन की F4 प्रेस करूंगा तो ये तो दोनों को फिक्स कर दे रहा है, देखो $i $34 है ना। उसी फंक्शन की के साथ दोबारा F4 प्रेस करेंगे तो किसे फिक्स कर रहा है, आपको आई को फिक्स कर, आई को नहीं, देखो डॉलर के 34 के आगे डॉलर लगा है, मतलब 34 को फिक्स कर रहा है। मुझे क्या फिक्स कराना है, आई को। तो एक बार और फंक्शन की के साथ F4 प्रेस कर देंगे, अब क्या फिक्स कर रहा है, डॉलर फिक्स कर रहा है, किसके पहले लगा हुआ है वो देखना होता है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, और अब जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो गया कि नहीं हो गया मेरा, बताइए। ये फिक्स हो गया विनय भाई, दोबारा बताना है, ये क्लियर है वैसे? ठीक है, देखिए इज इक्वल्स टू, इस वाले को मल्टीप्लाई करना है मुझे किस वाले से, इस वाले से, लेकिन ये जो 5% है इसका सेल एड्रेस है आई का 34। मैं चाहता हूं कि आई फिक्स हो जाए, तो जिसको फिक्स करना उससे पहले डॉलर लगा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करूंगा, पहली बार प्रेस करते हैं तो वो बोथ फिक्स करता है, दूसरी बार प्रेस करते हैं तो वो रो फिक्स करता है, और तीसरी बार प्रेस करते हैं तो वो कॉलम फिक्स करता है, तो मुझे तीसरी बार प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो क्या फिक्स हो गया मेरा, कॉलम, और इसको आगे लेकर के जाएंगे तो देखिए ये बन गया कि नहीं बन गया आपका, सही है? बताइए, कोई डाउट इस वाले में? नो, ठीक है। ये था मेरा रो फिक्स का, ठीक है, ये सॉरी कॉलम फिक्स का। अब इसी को रो फिक्स पे लेके चलते हैं। अब रो फिक्स का मतलब है, इसको ऐसे लेकर के एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मेरा,
कि अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, कि एक काम करते हैं यहाँ पर, मेरा एक मेरा सेल्स है, एक मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। एक मेरे पास सेल्स है और एक ये मेरा प्रॉफिट है, और एक मुझे कैलकुलेट करना है। इसको जब मैं फॉर्मूला को मैं नीचे लेकर के चलूं, तो ऊपर वाला मेरा फिक्स होना चाहिए, ये प्रॉफिट नंबर मेरा बदलते रहना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर ये मैंने कुछ सेल्स वैल्यू ले लिया, ठीक है, लाइक दिस। अब ये सेल्स वैल्यू ना मेरे फिक्स है कि इतने मैंने सेल्स अचीव कर लिए हैं, ठीक। अब मेरे को क्या चाहिए कि यहां पर मैंने बोला कि एक प्रॉफिट ले लो, अब प्रॉफिट का वैल्यू ना एक काम करते हैं, प्रॉफिट ना मैं ऐसे नहीं लेता, मैं कह रहा हूं कि हम जो प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है, हम जो प्रॉफिट बना रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो है कि हम जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो आपका परसेंटेज में, कितने परसेंटेज में, परसेंटेज में, कि अगर मैं 10% सेल्स का प्रॉफिट बना रहा हूं तो मैं कितना प्रॉफिट बना पाऊंगा, ये समझ आ रहा है। देखिए, हाँ, अगर मैं 10% प्रॉफिट ले रहा हूं तो मैं कितना प्रॉफिट बना पाऊंगा, 20% ले रहा हूं तो कितना प्रॉफिट बना पाऊंगा, 30% ले रहा हूं तो कितना प्रॉफिट, और 50% ले रहा हूं तो कितना प्रॉफिट। ये मेरे प्रॉफिट के कुछ सिनेरियोज हैं, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर समझना कि इस फॉर्मूला को, अभी ये इसको इजी रखने के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैंने सेल्स किया 356 का, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे कि मैं कह रहा हूं कि इस फॉर्मूला को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले से, दिस मल्टीप्लाई दिस। तो अगर मैं सेल्स 356 रुपीज का करता हूं और अगर मैं 10% प्रॉफिट उसका रखता हूं मार्जिन, तो मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, 35.6 कमाऊंगा। अब इसको मैं अगर ड्रैग करता हूं तो एक इशू हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एक एक सेल मेरा क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। देखिए, रेड वाला तो मैं चाहूंगा मूव होता रहे, लेकिन मैं कौन सा मूव नहीं चाहूंगा, 356 मैं नहीं चाहूंगा कि वो मूव होता रहे, है ना। सो मैं क्या करूंगा, उस 356 को क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। अब देखिए, ये 356 आपका क्या है, 39 है, ये रो नंबर है ना 39, है ना। यहां पर ये रो नंबर 39 से हटके क्या बन जा रहा है, 41। यहां पर क्या बन जा रहा है, 42। यहां पर क्या बन जा रहा है, 43। मतलब कॉलम तो पहले से ही आप एफ में है, लेकिन रो नंबर चेंज हो जा रहा है, तो आप क्या चाहेंगे कि रो को फिक्स करना। इस बार इसमें कॉलम क्या था ना, इसमें रो को फिक्स करेंगे। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि इज इक्वल्स टू, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे, और एफ के साथ, फंक्शन की के साथ F4, तो ये क्या हुआ, बोथ फिक्स हुआ। दोबारा F4 प्रेस करेंगे तो ये क्या फिक्स हुआ, रो फिक्स हो गया। और यही चाहिए मुझे, एंटर प्रेस कर देंगे। और अब इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा, तो अब देखिए, अब ये 20% मल्टीप्लाई 356, 30% मल्टीप्लाई 356, 50% मल्टीप्लाई 356, तो ये क्या फिक्स हो गया मेरा, ये मेरा रो फिक्स हो गया। बताइए क्या पूछना है इसमें, ये क्लियर है, यस या नो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कौन सा रेफरेंस देख लिया यहाँ पर, एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस तीन तरीके के, और हम तीनों को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ये बात क्लियर है ना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगला रेफरेंस है हमारा, हाँ कुछ लिखना है लिख लो इसमें। हाँ, बॉबी ज्वाइन तो है, मेरे ख्याल से बॉबी का ही कॉल है क्या ये, लास्ट में 7617, उसी का नंबर है क्या। हेलो बॉबी भाई, आवाज आ रही है, नहीं, एक बार बात कर लेना, ज्वाइन तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही है।
हेलो। आवाज आ रही है? हाँ बॉबी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, कॉल आ गई थी मेरी। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आई थिंक स्क्रीन मेरा शेयर्ड है, ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन, एक बार बॉबी भाई ये देख लेना, पुराने ये जो अभी आज का जो हमने टॉपिक किया ना, एक बार इसका वीडियो रेफरेंस ले लेना, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं मिक्स रेफरेंस। क्या है हमारा? मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस का मतलब है विनय भाई कि रो को भी फिक्स करना प्लस कॉलम को भी फिक्स करना, मतलब बहुत सारे मिक्स रेफरेंस ही। एक इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो रिलेटिव रेफरेंस प्लस एब्सोल्यूट रेफरेंस इज कॉल्ड मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस का मतलब क्या है कि कोई चीज रिलेटिव भी मूव कर रही है और कोई चीज फिक्स भी है, ठीक है। तो रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव प्लस मिक्स, रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट, रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट इज कॉल्ड मिक्स रेफरेंस, ठीक है। रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट इज, ठीक है। अब ये मिक्स रेफरेंस का एग्जांपल देखिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक मैंने सिनेरियो लिया, यहां मैंने लिया सेल्स, यहां पर हमने लिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सेल्स, ठीक है। ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, डी प्रोडक्ट, और यहां पर हमने इसका ले लिया सेल्स अमाउंट, हमने ले लिया सेल्स अमाउंट। यहां पर इसे कट करके यहां लिखो, और सेल्स के लिए मैंने क्या यूज कर लिया? रैंड बिटवीन 10 से लेकर के 100, ज्यादा नहीं ले रहे, सो दैट छोटी वैल्यू में आपको क्लियरिटी रहे, ठीक है। ओके, और एक हमने यहां पर ले लिया विच इज माई जीएसटी, ठीक है। जीएसटी, और जीएसटी का इतना एरिया हमने यहां पर ले लिया लाइक दिस, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। अब यहां पर देखना 18%, 20%, 25% एंड 30%, ठीक है। अब आपको सिनेरियो समझना है, इधर देखिए। सिनेरियो इज लाइक दिस कि आपको क्या करना है, यहां पर जीएसटी कैलकुलेट करना है। क्या करना है हमें? जीएसटी कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा ध्यान से समझना है इधर। देखिए, इतने एरिया में मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इतने एरिया में मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना है। अब विनय भाई, अब ना रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए। अगर 43 रुपीज का सेल्स होता है और अगर 18% का जीएसटी कटता है तो कितना आंसर आता है? ठीक है, समझ में आ रहा है? डायगोनल मल्टीप्लाई लेके चलना है। ये इसको पहले फिक्स कर लो, कंट्रोल सी और राइट क्लिक करके पेस्ट एज वैल्यू पे इसे क्लिक कर दो, ये हो गया, ठीक है। अब इसके इस सेल के अंदर जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 12 × 18%, ठीक है। यस या नो? इस वाले सेल के अंदर जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 12 × 25%। इस वाले सेल के अंदर जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 39 × 30%। ऐसे ही डायगोनली मल्टीप्लाई चल रहा है ना मेरा, यस या नो? अब मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि मैं इस एक सेल में फॉर्मूला बनाऊं, इसे ऐसे ड्रैग कर दूं तो यहां आंसर आ जाए, और इसे नीचे ड्रैग कर दूं तो फिर उसके बाद यहां से नीचे ड्रैग कर दूं तो फिर उसके बाद वहां आंसर आ जाए। कुछ ऐसा बनाना है मुझे फॉर्मूला। समझ आया रिक्वायरमेंट? बताइए क्या रिक्वायरमेंट है? कि मैं बस एक सेल में फॉर्मूला बनाऊं, ऐसे ड्रैग कर दूं तो यहां फिल हो जाए, और उसके बाद यहां पर ड्रैग कर दूं तो ऐसे फिल हो जाए। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, ये कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, राइट। अब यहां पर ध्यान से देखिए। पहले इस एक सेल को यहां पर सॉल्व करो। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मुझे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए कि ये फॉर्मूला जब मैं ऐसे राइट साइड लेकर के चलूं तो क्या चेंज हो जाए? मेरा कॉलम चेंज हो जाए। जैसे यह 88 मल्टीप्लाई इससे हो जाए, ये वाला 88 मल्टीप्लाई 25 से हो जाए, और ये वाला 88 मल्टीप्लाई 30 से हो जाए। मतलब ये 88 नहीं हिलना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो सकती है। ये बात क्लियर है यहाँ पे?
यस या नो बताइए। तो इज इक्वल्स टू, अच्छा ये पहली बात क्लियर है ना कि 88 नहीं चेंज होना चाहिए, ये बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन जब इसी फॉर्मूला को मैं नीचे ले जाऊं तो फिर ये फॉर्मूला फिर 88 चेंज हो जा करके 12 हो जाना चाहिए, फिर ये 12 इससे मल्टीप्लाई हो जाए, 12 इससे मल्टीप्लाई हो जाए, 12 इससे मल्टीप्लाई हो जाए, ये बात क्लियर है। तो यहां पर हम मिक्स रेफरेंस यूज करेंगे, मैं कहूंगा कि इज इक्वल्स टू, इस 88 को पिक करो। अब ध्यान से समझना, 88 को जब मैं नीचे लेकर के जाऊं, इस फॉर्मूला को जब मैं नीचे लेकर के जाऊं तो ये 88 का 12 बन जाना चाहिए। इस फॉर्मूला को जब मैं नीचे लेकर के जाऊं तो 88 का 12 बन जाना चाहिए, मतलब 88 कौन से नंबर पर है, 47, और नीचे लेकर के जाऊं तो ये क्या बन जाना चाहिए, 48 बन जाना चाहिए। मतलब मैं 47 48 को फिक्स नहीं करूंगा, तो मैं किसे फिक्स करूं, नहीं तो मैं जे को फिक्स करूं। 88 तो सेल है ना, जे को, हाँ तो जे कैसे फिक्स होगा, मतलब कॉलम फंक्शन की के साथ F4, एक बार और F4 और एक बार और F4, ये जे फिक्स हो गया मेरा, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, अब जब इस फॉर्मूला को मैं राइट साइड लेकर के जाऊं, अब जब इस फॉर्मूला को मैं राइट साइड लेकर के जाऊं तो देखिए मेरा 18 चेंज होकर के क्या बन जाना चाहिए, 20, 20 चेंज होकर के क्या बन जाना चाहिए, मतलब के चेंज होकर के एल बन जाए, एल चेंज होकर के एम बन जाए, राइट। तो इसमें मुझे के को चेंज नहीं करना, तो मैं किसे फिक्स करूं फिर, 46 को। तो 46 को कैसे फिक्स करेंगे, फंक्शन की के साथ F4, एक बार और F4, तो ये फिक्स हो गया मेरा 46। देखिए एंटर प्रेस कर देंगे, आंसर आ गया मेरे पास कुछ। एक में मैंने क्या फिक्स किया, एक में मैंने कॉलम फिक्स किया, दूसरे में मैंने रो फिक्स किया, दोनों फिक्स चल रहा है ना। और इसको जब ऐसे ड्रैग कर देंगे और इधर से ऐसे ड्रैग कर देंगे, और देखिए ये इसी का आंसर है कि नहीं है, बताइए, बोलिए। देखिए इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये किसका आंसर है, इन दोनों सेल का, हाँ कॉलम भी फिक्स करा है। और यही तो हमने जाना था मिक्स रेफरेंस क्या कहलाता है, जहां पर रो और कॉलम दोनों फिक्स चले। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दिस मल्टीप्लाई दिस, इस वाले का आंसर क्या है, ये वाला मल्टीप्लाई ये वाला। इस सेल का थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, देखिए ये वाला मल्टीप्लाई ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। या एक काम करो व्हाइट ही रहने तो ज्यादा दिखेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, ये रहा, ठीक है। देखिए ये वाला जो आपका है, ये वाला किसका मल्टीपल आ रहा है, 12 का और 20 का। ये वाला किसका मल्टीपल आ रहा है आपका, 39 और 30 का। ये वाला किसका मल्टीपल है, 39 और 20 का, राइट। तो ये हमारा कौन सा रेफरेंस है, हमारा मिक्स रेफरेंस है। मिक्स रेफरेंस बस क्या कहता है, मिक्स रेफरेंस बस ये कहता है कि दोनों चेंज हो जाना चाहिए, मतलब रो भी यूज हो रहा है और कॉलम और रिलेटिव भी चल रहा है। देखिए इस फॉर्मूला को जब ड्रैग किया इधर लेके की तो ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 20 का यहाँ पर ये 25 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब रिलेटिव भी चल रहा है और प्लस कुछ फिक्स भी चल रहा है, तो ये इसलिए मेरा मिक्स हो जाता है। ये बात क्लियर है, यस या नो, ठीक है। इसी मिक्स रेफरेंस को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर राइट क्लिक करता हूं मैं, एक काम करते हैं इसे ना, इसे इसी पे मैं बताता हूँ, ठीक है। या कोई नहीं, मैं ले लेता हूँ इधर। तो हमने कैसे सॉल्व किया था ये वाला, बताइए। इज इक्वल्स टू, इसको हमने कॉलम पे फिक्स किया था ऐसे, और मल्टीप्लाई इस वाले को हमने रो पे फिक्स किया था, है ना, ऐसे। के से, ये 60 से पहले, के बाद एंटर प्रेस किया, यही हमने किया था, राइट, लाइक दिस। सही आंसर आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। अब इस वाले दूसरे केस में देखिए क्या रिक्वायरमेंट है, दूसरे केस में ये रिक्वायरमेंट है कि जितना आप जीएसटी लगा रहे हो, जितना आंसर आ रहा है उस पे गवर्नमेंट ने बोला कि हर एक में मैं 1 रुपीज का वेव ऑफ दे रही हूँ, हर एक में मैं क्या दे रही हूँ, 1 रुपीज का वेव ऑफ। मतलब जितना भी जीएसटी का कलेक्शन आ रहा है, जैसे अगर 12 रुपीज का सेल होता है और 18% जीएसटी लगता है तो कितना सरकार को देना है, 2.1। तो गवर्नमेंट कह रही है कि 1 रुपए आप माफ कर दो, तो मुझे हर एक में से 1 रुपीज क्या करना है, माइनस करना है, राइट। तो मैंने यहां पर बोल दिया मुझे हर एक में से 1 रुपीज को क्या करना है, माइनस करना है। मतलब ये जो भी आंसर आ रहा है इसमें से 1 माइनस हो जाए, ये जो भी आंसर आ रहा है इसमें से 1 माइनस हो जाए, यही चाहिए ना मुझे। अब ये जो भी आंसर आ रहा है इसको क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। मैं कह रहा हूं ये जो भी आंसर आ रहा है इस पूरे को पहले तो एक ब्रैकेट में ले लो, ये आंसर आ रहा है ऐसे, और इसमें से क्या माइनस कर दो, माइनस कर दो इसे, राइट, है ना, इसी को तो माइनस करना है।
और इसे जो माइनस करोगे इसे कर लो पूरा फिक्स, क्योंकि ये सभी में ऐसा ही यही वाला माइनस होना चाहिए। फंक्शन की के साथ F4 प्रेस किया, ये क्या हो गया मेरा पूरा फिक्स हो गया, रो और कॉलम दोनों। एंटर प्रेस किया और हर एक में से देखो एक एक रुपए माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.6, 22 पॉइंट का वो 21, ये 25, ये एक एक माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है हर एक में से। तो अब ये मेरा फॉर्मूला क्या बना, ये मल्टीप्लाई ये माइनस में ये वाला क्या बना, ये मल्टीप्लाई में ये माइनस में ये मल्टीप्लाई में ये माइनस में ये, और ये वाला सब में से माइनस हो रहा है, इसलिए कौन सा वाला है, ये बोथ फिक्स वाला है। हाँ, इस वाले में रो कॉलम दोनों फिक्स है, इसका मतलब बोथ फिक्स है ना। तो ये मेरा कौन सा एग्जांपल बना, मिक्स का। ये भी मिक्स का दूसरा एग्जांपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है? थोड़ा सा है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है, आगे बढ़े, बताइए विनय भाई। बॉबी भाई ऑनलाइन, ट्राई करना यार, ऑफलाइन अवेलेबल रहो नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि हाँ बिल्कुल, वो तो मजबूरी है। हाँ कोई बात नहीं, बताया मुझे विनय भाई ने। चलिए कोई नहीं, एक बार वीडियो रेफरेंस से देख लेना तो ये दोबारा से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रेफरेंस था, मिक्स रेफरेंस। हमने रिलेटिव भी पढ़ लिया, एब्सोल्यूट भी पढ़ लिया, और हमने मिक्स भी पढ़ लिया, ठीक है, राइट। इसके बाद हमारा आ जाता है सर्कुलर रेफरेंस, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए सर्कुलर रेफरेंस, सर्कुलर रेफरेंस का क्या मतलब होता है विनय भाई? सर्कुलर रेफरेंस का मतलब होता है कि एक रेफरेंस दूसरे रेफरेंस पे डिपेंड हो गया, सर्कुलर रेफरेंस है, सर्कल बन गया एक पूरा। जैसे 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 कि फॉर एग्जांपल कॉलेज में आप हैं, कॉलेज ने बोला कि भाई आपकी कंपनी में प्लेसमेंट तब होगी जब आपके मार्क्स 60 से ऊपर होंगे, ठीक है, राइट। कॉलेज वाले और कॉलेज वाले और आप ये कह रहे हो कि भाई मैं मार्क्स तभी अच्छे लाऊंगा जब आप मुझे गारंटी दो कि आप मेरी प्लेसमेंट कराओगे, ठीक है। तो इसमें क्या फंस गया मामला, वो कह रहे हैं कि आपकी प्लेसमेंट कब होगी, जब आप मार्क्स अच्छे लाओ, और आप कह रहे हो कि जब तब मैं मार्क्स लेकर के आऊंगा। मतलब ना आप लाने को रेडी हो और ना वो देने को रेडी है, तो एक कैसा रेफरेंस फंस गया मेरा, सर्कल। अब ये सॉल्व कब होगा प्रॉब्लम, किसी एक को तो आगे हो करके पहले काम करना पड़ेगा। मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन इसमें किसी एक को सॉल्व करना पड़ेगा पहले आगे करके। तो सर्कुलर रेफरेंस में यहां पर भी वही मतलब है, ये कह रहा है कि जी कह रहा है कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो एच में से आ रही है। जी कह रहा है कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो एच में से आ रही है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जी इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कहां से आ रही है, एच में से आ रही है। और एच कह रहा है मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो जी में से आ रही है, ठीक है। अब दोनों फंस गए एक दूसरे पे। तो जैसे ही ये रन करता हूं तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है मुझे, देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंस। मतलब ये एक सर्कुलर रेफरेंस हो गया है, मतलब दोनों एक दूसरे पे क्या हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं। वो ये कह रहा है इसका आंसर पता होगा तो मैं आंसर लिखूंगा, ये कह रहा है मेरे को अपना आंसर पता होने के लिए इसका आंसर पता होना जरूरी है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होगा ना। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, दोनों में से किसी एक को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एच ने इनिशिएटिव ले लिया कि मेरे पास 89 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वो भी 89 हो जाएगा। यही था ना इनिशिएटिव, किसी एक को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो सर्कुलर रेफरेंस में कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम आ जाते हैं हमारे पास, जब एक सेल दूसरे सेल पर क्या हो जाता है, हमारा डिपेंड हो जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से, ये वाला थोड़ा ध्यान से समझना। आप एक मान लेते हैं, आप एक सीसीडी चला रहे हैं, आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, और आपने पूरे एक महीने में आपने पूरे एक महीने में 2 लाख रुपए का बिजनेस किया। कितने का किया है, 2 लाख का बिजनेस किया। इस 2 लाख का आपने बिजनेस किया, उसमें से आपने बोला कि भाई मेरे कुछ खर्चे भी होंगे, है ना, एक्सपेंसेस भी होंगे कुछ। एक्सपेंसेस में मेरा बिजली का बिल होगा, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो होगा, ये सब होगा ना, ठीक है। तो आपने बोला यहाँ पर एक्सपेंसेस मेरे मान लेते हैं, मेरे एक्सपेंसेस गए 25,000 रुपए, कितने, 25,000। जिस जगह आपने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया हो वो एक गवर्नमेंट का जगह है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई हम आपसे फिक्स रेंट नहीं लेंगे, आप जितना प्रॉफिट कमाते हो उस प्रॉफिट का 10% रेंट देना होगा आपको मंथली। अगर आप लॉस कमा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम लॉस झेल लेंगे हम भी, लेकिन आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उसका क्या देना है आपको, 10% देना है। तो रेंट आप, अब यहां पर आप दूसरा एक और आपका कॉलम है, वो क्या है, आपका प्रॉफिट, ठीक है। रेंट की वैल्यू कहां से निकलेगी,
इस प्रॉफिट के 10% से निकलेगी। रेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट का 10%, यही होगा। ठीक है, अब आप अपने महीने के एंड में अपने गल्ले के पास बैठ के कह रहे हैं कि अच्छा मैंने प्रॉफिट कितना कमाया। तो प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे कि पूरे एक महीने में जितना बिजनेस किया उसमें से जब जितना एक्सपेंसेस था वो सारा माइनस कर दोगे, प्लस रेंट को भी माइनस कर दोगे, क्योंकि रेंट भी तो एक तरीके का क्या है, एक्सपेंस है आपका, यस या नो। तो जब आप टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, रेंट को माइनस कर दोगे, तब आप पे क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। तो यानी दिस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू दिस टोटल रेवेन्यू माइनस दिस एक्सपेंस माइनस दिस रेंट। अब ध्यान से देखिए, मामला फंसेगा इधर। ये प्रॉफिट कह रहा है कि जब मैं टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस और रेंट को माइनस कर दूं तो प्रॉफिट पता लगेगा, और रेंट कह रहा है कि जितना प्रॉफिट आएगा उसका 10% होगा। मतलब प्रॉफिट डिपेंड हो गया रेंट पे और रेंट डिपेंड हो गया प्रॉफिट पे। सर्कुलर रेफरेंस फंस गया ना, एंटर प्रेस किया, वही पॉपअप आ रहा है कि सर्कुलर रेफरेंस है, यहां पर ओके करेंगे, दोनों में से कोई सॉल्व करने को रेडी है नहीं। ये बात क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है बताइए? नो? अब ये सॉल्व हो तो हो कैसे? ठीक है, अब एक अगर हम किसी को रैंडम नंबर देंगे तो बस बैठे रह जाएंगे फिर, भाई रैंडम तो कुछ भी गलत हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना ये स्टेप। इसको सॉल्व कराने के लिए एक्सेल खुद सॉल्व करता है। एक्सेल कहता है फाइल पे जाओ, ऑप्शंस पे जाओ, किस पे जाओ, फाइल पे जाओ और ऑप्शंस पे जाओ। ऑप्शंस पे जाने के बाद फॉर्मूलाज पे जाओ, किस पे जाओ, फॉर्मूलाज पे। और फॉर्मूलाज पे जाने के बाद यहां पर इस पे टिक कर दो, विच इज इनेबल आइटरेटिव कैलकुलेशन, की कैलकुलेशन करके खुद आपको रिटर्न करेगा जब भी कोई सर्कुलर रेफरेंस फंसेगा। तो इस पे टिक कर दिया। दोबारा देखिए, अभी टिक नहीं कर रहा हूं, फाइल पे गया, ऑप्शंस पे गए, उसके बाद फॉर्मूलाज पे गए, ऑप्शन के अंदर हमें फॉर्मूलाज मिल जाएगा, और यहां पर इनेबल आइटरेटिव कैलकुलेशन को टिक कर दिया मैंने। ठीक है, इसे जैसे ही मैंने इसे ओके किया, देखना विनय भाई इधर, जैसे ही ओके किया, देखिए जैसे ही ओके किया ये क्या आ गया, सॉल्व हो करके कुछ आंसर आ गया मेरा, आ गया कि नहीं आ गया? अब ये किसने सॉल्व किया, ये एक्सेल ने सॉल्व किया। किसने सॉल्व किया, ये एक्सेल ने। 2 लाख का बिजनेस किया, 25,000 एक्सपेंस गया। अब इसने एक्सेल ने सॉल्व किया और उसने बोला कि अगर ऐसा सिनेरियो बैठता है तो रेंट आपका कितना जाएगा, 15,909 रुपए, और आपका प्रॉफिट कितना बचेगा, इसमें से सारा माइनस कर दो। अगर आप 2 लाख में से ये भी माइनस कर दोगे और ये भी माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, इतना वैल्यू बचेगा, करके देख लो। इज इक्वल्स टू 2 लाख माइनस दिस माइनस दिस, तो कितना बचा, इतना बचा कि नहीं बचा? और रेंट क्या कह रहा है, जितना प्रॉफिट बचा उसका 10%, जितना प्रॉफिट बचा उसका 10%। तो यानी कि इस वैल्यू का 10%, तो इस वैल्यू का 10% कितना आ रहा है, 15,909, उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? बताइए। 20 ले दो, 20 के अकॉर्डिंग आता, चलो 20 लेके देख लेते हैं। यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, इंस्टीड ऑफ 10, 10 क्योंकि देखने में एक जैसा लग रहा है ना वैल्यू, इसीलिए ये मैंने 20 कर लिया तो ये आंसर आ गया, राइट। एडिटिव कैलकुलेशन ऑन है ना, सॉल्व करके दे देगा। ठीक है, अब 2 लाख में से इज इक्वल्स टू 2 लाख में से आपने 25,000 रेंट का हटाया, प्लस आपने ये वाला ये 25,000 एक्सपेंस और प्लस रेंट हटा दिया, तो कितना प्रॉफिट निकला, इतना प्रॉफिट निकला। अब इस प्रॉफिट का 20% क्या देना था आपको, रेंट देना था। तो इस प्रॉफिट का 20% चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेंट तो सही आ रहा है। मतलब ये आइटरेटिव कैलकुलेशन सॉल्व करने का काम किसने किया, एक्सेल ने सॉल्व किया, और कुछ इस तरीके से ये आंसर लाके आपको दे देगा। ये कौन सा रेफरेंस कहलाया आपका, सर्कुलर रेफरेंस कहलाया। सर्कुलर रेफरेंस में जब भी मामला फंसता है तो आप एक्सेल के आइटरेटिव कैलकुलेशन का यूज कर सकते हैं। बताइए क्या पूछना है इसमें? ठीक है, इजी था ना? ठीक है, गुड। देन आज का हमारा लास्ट रेफरेंस वो है हमारा 3D रेफरेंस। 3D रेफरेंस बहुत इजी है। ठीक है, 3D रेफरेंस हमारा, ठीक है। देखिए 3D रेफरेंस का मतलब है कि एक शीट दूसरे शीट पर डिपेंडेंट है, एक शीट। इसमें ये 3D रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस जैसा ही होता है, बट शीट पे डिपेंडेंट होता है। यहां पर देखिए जरा, ऐसे जैसे मैंने यहां पर ये एक डेटा लिया, ये रहा प्रोडक्ट सेल्स और जीएसटी, ये ऐसे इतना डेटा लिया मैंने, ठीक है। यहां पर आए,
इसे मैंने पेस्ट किया। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये मेरे पास कुछ सेल्स और मेरे पास कुछ प्रॉफिट है, ये बात सही है? ठीक। 3D रेफरेंस क्या है? 3D रेफरेंस कहता है कि आपको ये डेटा दूसरे शीट में चाहिए, मेरे को ये डेटा यहां चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कोई भी सेल पकड़ लूंगा, इज इक्वल्स टू, इस सेल में जो वैल्यू आ रहा है, इस सेल में जो वैल्यू आ रहा है वो कहां से आ रहा है? पिछले वाले शीट से आ रहा है, और पिछले वाले शीट में इसको सिलेक्ट कर लिया। ये बात क्लियर है? एंटर प्रेस किया तो यहां पर नए वाले शीट में मुझे क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गया। और इसे जब मैं ड्रैग कर दूंगा ऐसे, और यहां से ऐसे ड्रैग कर दूंगा, तो ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, ये मेरा पुराना शीट है, शीट 3 ओल्ड, इसका नाम कर देते हैं ओल्ड, और इसका नाम कर देते हैं न्यू। न्यू वाले शीट में मैं चाहता हूं ओल्ड वाले शीट का डेटा आ जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा इज इक्वल्स टू, न्यू वाले शीट में आकर के इज इक्वल्स टू, किसी भी सेल को पकड़ के इज इक्वल्स टू लिख देंगे, बोलेंगे इसमें जो आंसर आ रहा है वो कहां से आ रहा है? ओल्ड वाले शीट का इस डेटा को, सबसे टॉप के लेफ्ट को पिक कर लिया, एंटर प्रेस किया तो ये डेटा आ गया ना मेरे पास। एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा उधर नए वाले शीट में, ठीक है। उसके बाद जब इसे ड्रैग करेंगे ऐसे राइट तरफ और इसे नीचे ड्रैग करेंगे, तो वो सारा आंसर आपके पास आ जाएगा जो यहां पर था। यही था ABCD 4। कॉपी पेस्ट वाला खेल है, लेकिन कॉपी पेस्ट में देखिए डिफरेंस है। अगर मैं इसे कॉपी करके यहां पर अगर मैं पेस्ट करूं और यहां पर मैं लिख दूं BBCD, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया, तो क्या ये चेंज हुआ? नहीं। लेकिन वहां देखिए वो चेंज हो चुका है, BBCD बन चुका है। तो ये रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब एक के बदलने पे दूसरा भी बदल रहा है, इधर है कि नहीं है। कॉपी पेस्ट में क्या होगा कि पेस्ट नया हो जाता है, उसका पुराने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रेफरेंस जब यूज करते हैं 3D, तो पुराने वाले पे वो डिपेंडेंट रहता है मेरा, राइट। इसमें प्रॉफिट का वैल्यू मैंने 1 रुपीज कर दिया, तो यहाँ इस वाले पे जो पेस्ट किया था इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। न्यू में चेंजेस नहीं करना, ओल्ड में करना है। ओल्ड में चेंजेस करना है क्योंकि न्यू में दिख जाएगा अपने आप, क्योंकि न्यू का आंसर कहां से आ रहा है? ओल्ड से आ रहा है। अगर मैं ओल्ड में जाकर के इसे मैं DDD कर दूं, तो न्यू पे आकर के मैं चेक करूंगा तो वहां ऑलरेडी DDD हो चुका होगा। और यहाँ पर आप देखिए ना, डबल क्लिक करिए, ये क्या बता रहा है कि इसके अंदर आंसर कहां से आ रहा है? ओल्ड के E92 से आ रहा है। कहां से आ रहा है? ओल्ड के। इस वाले में आंसर कहां से आ रहा है? ओल्ड के F92 से आ रहा है। हाँ, इस वाले में आंसर कहां से आ रहा है? ओल्ड के G90 से आ रहा है। तो ये रेफरेंस बता देता है। तो ये कौन सा रेफरेंस कहलाता है आपका? है 3D रेफरेंस। इस रेफरेंस से आप एक और चीज कर सकते हैं, आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि चलिए मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पर ये चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्ट। और यहाँ पर मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस। क्या चाहिए? प्रोडक्ट और कॉस्ट प्राइस। देखिए प्रोडक्ट का आंसर कहाँ से आएगा? न्यू शीट पे अवेलेबल हूँ, ओल्ड पे गया, मैंने बोला प्रोडक्ट का आंसर यहाँ से आएगा, ए आ गया। और इसे मैंने क्या कर लिया? ड्रैग करके नीचे लिया, आ गया मेरे पास ABCDD, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा? इज इक्वल्स टू बोला मैंने, कॉस्ट प्राइस के लिए मैंने बोला सेल्स में से माइनस कर दूंगा इसी प्रॉफिट को। सेल्स किया, फिर माइनस प्रेस किया, फिर प्रॉफिट किया, उधर आंसर आ गया ना, सेल्स माइनस प्रॉफिट। और इसको जब मैं ड्रैग करूंगा तो देखिए ये मेरा सेल्स माइनस प्रॉफिट है, ओल्ड का F91 माइनस ओल्ड का G91, ओल्ड का F92 माइनस ओल्ड का G92। तो ये मैं इस तरीके से रिलेटिव रेफरेंस विथ डिफरेंट शीट इज माय 3D रेफरेंस। यस या नो? माइनस कैसे किया उसमें ओल्ड में? माइनस कर लिया ना हमने, नॉर्मली माइनस प्रेस किया था, इसीलिए हमने अच्छा ये बोला मतलब। कि इसके अंदर जो वैल्यू आ रहा है हम्म, यहाँ पर इज इक्वल्स टू, इसके अंदर जो वैल्यू आ रहा है न्यू वाले में, वो इस वाले सेल्स का माइनस साइन लगाया, फिर मैंने ये देखो माइनस लगाया इधर, ठीक माइनस ठीक। क्या किया, फिर मैंने प्रॉफिट सिलेक्ट किया, तो मतलब ओल्ड का F89 माइनस ओल्ड का G89, एंटर प्रेस किया तो यहाँ ये आंसर आ गया मेरे पास, राइट। और अब जब इसे ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सारा आंसर फिल कर लेगा, राइट। अब इससे फायदा क्या है कि ये रेफरेंसेस है। अगर यहाँ पर 1 रुपए का सेल्स किया, 1 रुपए का प्रॉफिट किया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसका? 0 रुपीज होगा, यस या नो। अगर 2 रुपए का सेल किया है, 1 रुपए का 21 रुपए का सेल किया है यहाँ पर, और 20 रुपए का प्रॉफिट किया, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1 रुपए। तो यहाँ पर न्यू पे आके चेक करेंगे तो क्या लिखा हुआ है मेरा? 1 रुपए से लिखा हुआ।
₹1। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा कैलकुलेट हो जाएगा, और ये मेरा क्या कहलाता है, मेरा 3D रेफरेंस कहलाता है। समझ में आया विनय भाई? इजी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम 3D रेफरेंस पर काम कर सकते हैं। बताइए, कुछ पूछना है इसमें तो? हाँ, बाकी प्रैक्टिस पे एक काम करते हैं, अभी के लिए ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी 12 से एक और क्लास हो जाएगी मेरी, राइट। नेक्स्ट सैटरडे रहोगे अवेलेबल दोनों? आप भी हो बबी भाई, नेक्स्ट सैटरडे हाँ, अवेलेबल? नेक्स्ट वीक अवेलेबल है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे टाइमली स्टार्ट कर लें, ठीक है, नेक्स्ट वीक, राइट। अभी क्लियर है? तो नेक्स्ट वीक ना ये नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। कौन सा है हमारा? लॉजिकल फंक्शन, ठीक, क्योंकि ये पूरा अलग टॉपिक है हमारा, राइट। अभी दो, हाँ ठीक है, मैं डेटा भेज दूंगा, ये मैं शीट ही भेज दूंगा, पहले इस पे भी प्रैक्टिस कर लोगे, और नया डेटा भी भेज दूंगा, उस पर प्रैक्टिस कर लोगे, है ना, क्योंकि इतना बनाने बैठोगे तो टाइम लगेगा, राइट। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप, ठीक है भाई।